वीडियो के इस भाग में सामाजिक विज्ञान क्लास 9 भारत और समकालीन विश्व भाग 1 के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को जानने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि विश्व में फ्रांस की स्थिति कहाँ है। फ्रांस की भौगोलिक स्थिति यूरोप में है। आपके सामने हरा रंग से विश्व में ग्लोब पर यूरोप को प्रदर्शित किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि हरे रंग की अफ्रीका और ऊपर में एशिया के पश्चिमी भाग में यूरोप ब्लू रंग से प्रदर्शित किया गया है और इस मैप में फ्रांस की स्थिति दिखाई गई है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का JCRT के DG स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में हिस्ट्री इतिहास में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इतिहास में भारत का इतिहास पढ़ा है। क्लास 6, 7, 8 में भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटकर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में बांटकर पढ़ा है। लेकिन आज हम लोग भारत से बाहर निकलकर विश्व इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे और विश्व इतिहास में भी यूरोप के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बारे में जानेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक भारत में हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारी घटनाएं घटी जिसका प्रभाव न केवल भारत पर बल्कि दूसरे देशों पर भी पड़ा। उसी तरह से यूरोप के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसका प्रभाव न केवल भारत पर पड़ा बल्कि भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व पर उसका प्रभाव पड़ा। प्यारे दोस्तों, हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना को अक्सर पढ़ते हैं। कभी आपने वहाँ ध्यान दिया कि हमारे प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्दों का समावेश किया गया है और यह शब्द है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो आपने कभी सोचा कि ये शब्द कहाँ से आए हैं? तो ये तीनों शब्द फ्रांसीसी क्रांति की ही उपज है, फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो आज हम लोग उसी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे। बार बार मैं नाम ले रहा हूं क्रांति, तो सबसे पहले देखेंगे क्रांति क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, इसको समझते हैं। क्रांति तीव्र गति से परिवर्तन को कहते हैं। परिवर्तन तो निरंतर होते रहता है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। आप हम जीव जंतु के संदर्भ में देखें तो जैविक परिवर्तन। लेकिन ये परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। लेकिन जब परिवर्तन की गति तेज हो जाती है और अचानक कोई परिवर्तन होता है, तब वैसे परिवर्तन को ही क्रांति कहते हैं। अर्थात गत्यात्मक परिवर्तन, डायनेमिक चेंज जब आ जाता है तो वैसे ही परिवर्तन को रिवॉल्यूशन, क्रांति कहते हैं। चूंकि हम लोग यहाँ इतिहास में क्रांति देख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति इतिहास की घटना है, तो इतिहास के संदर्भ में अगर सोचेंगे तब यह क्रांति व्यवस्था में परिवर्तन से है। अर्थात प्राचीन समय से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो जनता के द्वारा एक व्यवस्था को बदलकर दूसरी व्यवस्था को लाई गई, उसे ही क्रांति कह रहे हैं। और चूंकि यह फ्रांस में हुआ था, इसलिए यह फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था परिवर्तन का द्योतक है। अब फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? तो फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया गया था इससे। अर्थात फ्रांस में जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसको इस क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया पुरानी व्यवस्था को। अब ये राजतंत्र क्या होता है? तो हम लोगों ने पहले भी प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी क्लास में पढ़ा है। राजतंत्र में राजा का चुनाव नहीं होता है, बल्कि वह आनुवंशिक होता है और
राजा का बेटा राजा बनते चला जाता है। राजतंत्र को इस क्रांति द्वारा वहाँ समाप्त कर दिया गया था। और यह व्यवस्था कैसी थी? पुरानी व्यवस्था तो यह विशेषाधिकार पर आधारित व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। विशेषाधिकार अर्थात यहाँ कुछ सीमित लोगों को, जो ऊपर के वर्ग के थे, शासक थे, सम्राट थे, कुलीन वर्ग थे, उन लोगों को विशेष अधिकार समाज में मिला हुआ था। अब ये विशेष अधिकार क्या थे? तो जैसे उन्हें कर देने की छूट थी, वो टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे, इसी तरह से कई प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिलती थी इस शासन व्यवस्था में। इसी शासन व्यवस्था को समाप्त कर इस क्रांति द्वारा नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था शुरू किया गया। और क्रांति के दौरान एक मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया, यानी मानव के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। अमीर और गरीब में समानता होनी चाहिए। क्रांति के बाद इस तरह की सामाजिक व्यवस्था लागू की गई, अर्थात सबको समान अधिकार की बात कही गई। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा को लागू किया गया। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में 14 जुलाई को हुई थी शुरुआत। और कहाँ से शुरू हुई? तो पेरिस से। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में सुबह सुबह 14 जुलाई 1789 को भीड़ इकट्ठा होने लगी। अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो गया, आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके कारण सम्राट ने, शासक ने, जो उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो के अगले भाग में, लुई 16वां था। इसने शहर में विद्रोह को शांत करने के लिए सेना को बुला लिया। विद्रोहियों में और आक्रोश उत्पन्न हो गया और लगभग 7000 के आसपास पुरुष और महिला की भीड़ शहर के टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गई। इन विद्रोहियों ने, जिनके पास शस्त्र नहीं था, जबकि सैनिकों के पास भारी मात्रा में शस्त्र था, अतः सैनिकों से मुकाबला करने के लिए एक जन सेना का गठन कर लिया। और जन सेना का गठन कर पेरिस शहर के पूर्वी भाग में स्थित बास्तिल के किला पर हमला कर दिया। तो बास्तिल के किला पर ही क्यों हमला किया? तो बास्तिल का किला सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था और बास्तिल किला के नाम से लोग घृणा करने लगे थे, नफरत करने लगे थे, क्योंकि बास्तिल किला में ही गोला बारूद, हथियार तथा सैनिकों को रखा जाता था और जिनके द्वारा इन जनता पर अत्याचार किया जाता था। इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने बास्तिल के किला पर हमला कर दिया, किला को तोड़कर ध्वस्त कर दिया और बास्तिल के कमांडर को मार डाला, हथियारों को लूट लिया, गोला बारूद को लूट लिया तथा उस समय किला के अंदर के जेल में 7 कैदी बंद थे, उन कैदियों को भी छुड़ा लिया। और इस तरह से इसके बाद पूरे देश में संघर्ष शुरू हो गया। पेरिस शहर के साथ साथ देश में महंगाई बढ़ गई थी। जनता, जो वहाँ के लोगों का प्रिय भोजन था, जनता का प्रिय भोजन था पाव रोटी, वो पाव रोटी की मांग करने लगे, जिसकी कीमत काफ़ी अधिक बढ़ गई थी। इस तरह से पूरे देश में जनता का विरोध शुरू हो गया था पेरिस के साथ साथ। तो इस क्रांति को समझने से पहले हम लोगों को फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा। उस समय की फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां 1774 ईस्वी में 1774 में शासक बना था और यह बुर्बो वंश का शासक था। बुर्बो वंश फ्रांस में जो राजतंत्र चला रहा था, लगभग 9वीं सदी से ही राजतंत्र चला रहा था, पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी। उसमें एक वंश, कई वंशों में बुर्बो वंश था और बुर्बो वंश का शासक
लुई 16वां था। जब लुई 16वां शासक बना था मात्र 20 वर्ष की अवस्था में, उस समय भी राज्यारोहण के लिए भारी मात्रा में राजकोष से खर्च किया गया था, जिन कारणों से राजकोष खाली हो गया था। इसके साथ ही साथ फ्रांस का लंबे समय से दूसरे देश विशेषकर ब्रिटेन से युद्ध चल रहा था, जिसका भी आर्थिक दबाव, संसाधनों पर दबाव पड़ रहा था। शाय पेरिस के बगल में एक शहर है और यही राजमहल है, राज दरबार में भारी पैमाने पर फिजूल खर्ची हो रहा था। फिजूल खर्ची समझ रहे होंगे, बिना आर्थिक उत्पादन का खर्च कर देना, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा था। यहां देख रहे हैं 13 ब्रिटिश उपनिवेश, अमेरिका में ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटिश उपनिवेशों के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई जो चल रही थी, उसमें फ्रांस ने अमेरिकियों का साथ दिया था ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में, जिसके कारण भी कोष खाली हुआ था। और इस युद्ध के कारण लगभग 10 अरब लिबरे का कर्ज अमेरिका का फ्रांस पर हो गया था, और पहले से भी 2 अरब लिबरे का कर्ज फ्रांस पर था। इस तरह से फ्रांस पर लगभग 12 अरब लिबरे का कर्ज था, और जिन लोगों ने कर्ज दिया था वो 10% की ब्याज की दर से राशि की मांग करने लगे थे। अतः फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर इस समय तक हो। ऐसी स्थिति में फ्रांस के राजा को शासन चलाने के लिए सरकार ने कर में वृद्धि का प्रस्ताव लाया। कर केवल तीसरे वर्ग के लोग देते थे, तीसरे स्टेट के लोग देते थे। तो ये तीसरा स्टेट क्या था? तो आपके सामने एक रेखा चित्र है। उस रेखा चित्र में आप देख रहे होंगे कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग में विभाजित था, और यह विभाजन मध्यकालीन सामंती व्यवस्था पर आधारित था। पहले वर्ग में प्रथम स्टेट, जिसे कहते हैं पादरी वर्ग था, अर्थात चर्च वाला वर्ग था। द्वितीय स्टेट में, सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग थे, शासक वर्ग थे, उच्च वर्ग के लोग थे। और तृतीय स्टेट में 3 तरह के लोग थे। पहला बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील, कर्मचारी आदि। दूसरा किसान और कारीगर, तथा तीसरा छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर आदि थे। अर्थात तीसरे वर्ग में आप देख रहे हैं कि 2 तरह के लोग थे। एक तो अमीर लोग, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, और दूसरा गरीब वर्ग था। और तृतीय वर्ग का जो अमीर लोग था, वही इस फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य आधार बना था। फ्रांस में 1789 से पूर्व समाज एवं संस्थाओं के लिए ही राजतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। फ्रांस की जनसंख्या का इस समय, जिस समय क्रांति हो रही है, 90% जनसंख्या किसानों की थी, जबकि 60% भूमि पर, आधे से अधिक भूमि पर कुलीन वर्ग, चर्च और तृतीय स्टेट के जो अमीर लोग थे, उनका अधिकार था। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था, यानी द्वितीय स्टेट जो था, उसके कुलीन वर्ग किसानों से कर वसूलते थे। किसान अन्य स्टेट की सेवा करते थे, यानी किसान जो तृतीय स्टेट में थे, दूसरे और पहले की सेवा भी करते थे। चर्च किसानों से अलग से कर लेता था, जिसे टाइथ कर, धार्मिक कर कहा जाता है, और यह उपज का 10% होता था, जो चर्च धार्मिक कार्यों के लिए लेता था। उसी तरह से सरकार द्वारा जो किसानों पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता था, उसे टाइल कहा जाता था। तो एक टाइथ हुआ और एक टाइल हुआ, दोनों में अंतर रखिएगा, ये पूछा जाएगा। टाइथ क्या था? चर्च द्वारा धार्मिक कर, और टाइल जो सरकार प्रत्यक्ष रूप से कर लेती थी, उसे कहा जाता था। तो इस तरह से फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था, और यह एक बिल्कुल विषमता पर आधारित सामंतवादी समाज का विभाजन था। इस समय फ्रांस की आम जनसंख्या जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। फ्रांस में इस समय 1775 ईस्वी में जनसंख्या 2.3 करोड़ थी,
जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो चुकी थी। अर्थात फ्रांस में उस समय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। और इसका परिणाम क्या हो रहा था? परिणाम यह हो रहा था कि अनाज का जो उत्पादन था वह मांग की तुलना में उत्पादन कम हो रहा था। मुख्य भोजन उस समय वहाँ की जनता की पाव रोटी थी। पाव रोटी उत्पादन कम होने के कारण उसके कीमत में तीव्र वृद्धि हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, मजदूरों को मजदूरी कम मिल रही थी, उनका शोषण हो रहा था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ गई और जीविका संकट की समस्या आ गई आम लोगों में, किसानों में, मजदूरों में, तीसरे स्टेट के निचले वर्ग के लोगों में। इन परिस्थितियों में ही मध्य वर्ग जो तीसरे स्टेट से उभर रहा था, तो तीसरे स्टेट से उभरने वाला मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार प्राप्त प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, जो विशेषाधिकार प्राप्त था प्रथम और द्वितीय स्टेट को, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। तो इन विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को तृतीय स्टेट के मध्य से उभरते हुए मध्यम वर्ग ने विरोध करना शुरू कर दिया, खंडन करना शुरू कर दिया, उसने आवाज उठाई। ये लोग व्यापार और वाणिज्य करने लगे थे, जिसके कारण आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी। बाहरी विचारों के संपर्क में, दूसरे के विचारों के संपर्क में आने लगे थे, अतः इनके विशेषाधिकारों का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। तो 18वीं सदी में जो एक नया सामूहिक वर्ग उभरा, जिसका उदय हुआ, जो मिडिल क्लास कहलाया, उसमें मुख्य रूप से तीसरे वर्ग के वकील थे, प्रशासनिक सेवक थे, जो तीसरे वर्ग के ऊपर वाले स्तर में थे। इन लोगों ने समुद्र के पारीय व्यापार यानी समुद्र से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया था, जिसमें मुख्य रूप से ऊनी और रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे। ऊनी और रेशमी वस्त्र महंगे कीमत पर बिकते थे, क्योंकि कुलीन वर्ग के लोग वहां इसका उपयोग करते थे, जिसके कारण इनकी सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी थी। और यह मध्यम वर्ग, जिसने प्रथम और द्वितीय स्टेट के विशेषाधिकारों का खंडन करना शुरू किया था, विरोध करना शुरू किया था, इन पर उस समय के 3 प्रमुख व्यक्तित्व, दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव पड़ा। और वे 3 व्यक्तित्व थे जॉन लॉक, जिया जॉक रूसो और मॉन्टेस्क्यू। बच्चों, इन तीनों का नाम याद रखना होगा और साथ में इनके द्वारा रचित रचनाओं को, पुस्तकों को भी याद रखना होगा। इन लोगों में, जैसे जॉन लॉक ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मिलना ही चाहिए। उन्होंने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का विरोध किया। जो निरंकुश अधिकार मिले हुए थे उसका विरोध किया। रूसो की पुस्तक, जियो जॉक रूसो, इनकी पुस्तक सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक समझौता, सामाजिक अनुबंध है। इन्होंने इसमें सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, यानी जिसमें सारे वर्ग के लोग सरकार में शामिल हों। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो हमारे देश में लागू है, लोकतंत्र है, तो इसकी वकालत उन्होंने उस समय की। यानी विधायिका होगा, जैसे संसद हमारे यहाँ होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडीज और न्यायपालिका, जुडिशरी, इस पर आधारित शासन की वकालत उन्होंने की। और जो 13 उपनिवेश यूएसए में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे, जिसमें फ्रांस ने सहयोग किया था, जिस युद्ध में अमेरिका का कर्ज फ्रांस पर चढ़ा भी था, उन उपनिवेशों में इसी मॉडल पर मॉन्टेस्क्यू के
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मॉडल पर आधारित ही सरकार का गठन भी हुआ था। फ्रांस के चिंतकों पर इस समय वहाँ के मध्यम वर्ग पर जो आंदोलन कर रहे थे उन पर यूएसए के संविधान में दिए गए व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी जो वहाँ के संविधान में दिया गया था उसका भी प्रभाव पड़ा। तो इन दार्शनिक विचारों का, दूसरे देशों से जो विचार आ रहे थे उसका इन लोगों ने पुस्तक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, जिससे लोग इस क्रांति में अधिक से अधिक भागीदार होने लगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से फ्रांस की स्थिति, फ्रांस की सामाजिक स्थिति और फ्रांसीसी क्रांति के मूल आधार क्या थे, इन दार्शनिकों के विचार आदि के बारे में इसमें चर्चा किया है। अब अगले वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और उसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।